2 दिसंबर साल 2019 मुंबई का खूबसूरत माही बीच, जहां पर लोग सुबह सुबह टहल रहे थे। सभी लोग अपने में ही अस्त व्यस्त थे कि तभी समुद्र के किनारे एक बहुत बड़ी लहर उठती है और उसी लहर के साथ समुद्र के किनारे पर एक सूटकेस बहता हुआ आ रहा था, जिससे वहां पर मौजूद लोगों का ध्यान उस सूटकेस पर जाता है। शुरुआत में तो लोग उस सूटकेस को देखकर डर गए, लेकिन फिर भी कुछ लोग हिम्मत जुटाते हुए उस सूटकेस के पास गए और उन्हीं में से मौजूद एक आदमी ने उस सूटकेस को खोला। यकीन मानिए, जब उस सूटकेस को खोला गया तो वहां पर मौजूद लोग चिल्लाने लगे। आखिर उस सूटकेस में क्या था, ये जानने से पहले वहां पर मौजूद लोगों ने मुंबई पुलिस को बुला लिया। थोड़ी ही देर बाद मुंबई पुलिस महिम बीच पर पहुंच जाती है। यकीन मानिए, जब पुलिस उस सूटकेस को खोलती है तो वहां पर मौजूद लोगों के होश ही उड़ गए, क्योंकि उस सूटकेस में एक कटा हुआ हाथ और पैरों के कई टुकड़े थे। बाकी के शरीर का कोई भी पार्ट नहीं था। अब हाथ और पैर के एक एक टुकड़े को देखकर ये तो पता चल गया कि ये बॉडी पार्ट्स किसी पुरुष के हैं, पर किसके ये पता नहीं चल पाया, क्योंकि उसमें धड़ का कोई हिस्सा मौजूद ही नहीं था। लेकिन उस सूटकेस में एक और चीज था जिसे देखकर पुलिस शर्म से झुक गई, क्योंकि इस सूटकेस में एक काले रंग की थैली में एक आदमी के प्राइवेट पार्ट को काट कर रखा गया था। और कातिल इतना समझदार था कि उसने सूटकेस में कुछ कपड़े भी रखे थे, ताकि लाश से निकलने वाला खून बाहर न टपके और वह खून इसी कपड़े द्वारा सोख लिया जाए। अब जो सूटकेस के अंदर कपड़े रखा गया था, उसमें से एक तो रेडीमेड था और एक हाथों द्वारा सिला गया था। ये सब देखकर मुंबई पुलिस के हेड चीफ को सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस ने उस बीच पर मछुआरों को बुलाया, इस उम्मीद में कि शायद सिर और धड़ की कटी हुई कोई बॉडी पार्ट्स कहीं और आसपास मिल जाए। मछुआरों ने काफी हद तक मेहनत की, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। आखिरकार पुलिस ने थक हार कर सूटकेस सहित सब कुछ अपने कब्जे में ले लिया और फिर कटे हुए बॉडी पार्ट्स को फोरेंसिक में भेज दिया। इसके बाद पुलिस ने आसपास के एरिया की सीसीटीवी फुटेज चेक की, लेकिन उनके हाथ कुछ भी सुराग नहीं मिला और ना ही ऐसी कोई एक्टिविटी मिली जिसके आधार पर इस केस को आगे बढ़ाया जाए। इसके बाद पुलिस लापता लोगों की जानकारी जुटाने के लिए मुंबई के सभी थानों में सूचना दे दी, ताकि उससे पिछले कुछ ही दिनों में लापता हुए लोगों की एक लिस्ट मिल जाए। उस एरिया के आसपास के थाने में लापता लोगों की कई FIR रजिस्टर्ड मिले, लेकिन किसी का ताल्लुक उस सूटकेस में मिले हाथ और पैर से नहीं था। अब तक पुलिस ने उस बैग को फोरेंसिक लैब भेज दिया था, जिसमें डॉक्टर को विक्टिम के फिंगरप्रिंट्स के अलावा कुछ भी नहीं मिलता है। इसीलिए पुलिस ने उस फिंगरप्रिंट्स को क्रिमिनल रिकॉर्ड से मैच करवाया, ताकि ये पता चल सके कि विक्टिम का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है। अब जैसे कि इंडिया में केवल क्रिमिनल्स का ही फिंगरप्रिंट्स और डेटाबेस सरकार के पास सुरक्षित रहता है, लेकिन वही अमेरिका जैसे देश में अमेरिका के हर एक नागरिक के डेटाबेस और फिंगरप्रिंट सरकार के पास सुरक्षित रहता है, ताकि कोई भी क्राइम होने पर विक्टिम की पहचान तुरंत किया जा सके। खैर, जब फिंगरप्रिंट्स को रिकॉर्ड से मैच करवाया गया तो कोई भी मैचिंग नहीं हुआ। अब कोई सुराग नहीं मिलने पर मुंबई पुलिस मामले की जांच क्राइम ब्रांच को सौंप दी। एक बार फिर क्राइम सीन को एक्सप्लोर करने के लिए मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम ने फिर से घटना स्थल का निरीक्षण किया और फिर उस सूटकेस से सुराग की तलाश में जुट गई, जिसमें कि कटे हुए हाथ और पैर मिले थे। पुलिस ने उस सूटकेस में मिले कपड़े को अच्छी तरह से जांच पड़ताल किया और जब अच्छी तरह से जांच किया तो एक शर्ट, एक लाल रंग का स्वेटर और एक पैंट मिला, जो कि आपस में अच्छी तरह से बांधे गए थे। अब पुलिस के पास ले देकर सुराग तलाशने के लिए एक सूटकेस और ये कपड़े ही थे और बाकी के एक हाथ और एक पैर, जिनसे कोई सुराग मिल ही नहीं रहा था। अब कपड़ों को बारीकी से चेक करने पर पुलिस को शर्ट पर एक टैग मिला, जिस पर लिखा था एल्मो मेंस बियर, क्योंकि ये शर्ट किसी टेलर के पास सिलवाई गई थी और इसीलिए उस टेलर का टैग उस शर्ट पर लगा था। अब यहाँ से क्राइम ब्रांच का पूरा फोकस उस टेलर को खोजना था और आखिरकार पुलिस को वो टेलर की दुकान मिल ही जाती है। ये रोड थी मुंबई के कुर्ला पश्चिम में बेलगामी रोड पर, जो कि माहिम बीच से 107 किलोमीटर की दूरी पर था। पुलिस जब उस दुकान पर पहुंचती है तो सबसे पहले उस शर्ट को दिखाती है और टेलर यह एक्सेप्ट करता है
है कि यह शर्ट उसी दुकान से सिलवाई गई है। इट जस्ट पुलिस ने उसके बिल के बारे में जानकारी मांगी। अब पुलिस की किस्मत अच्छी थी कि कई घंटे के लगातार खोजबीन के बाद आखिरकार उस शर्ट का बिल मिल ही जाता है। असल में टेलर बिना स्टिच किए हुए कपड़ों का एक छोटा सा टुकड़ा काटकर उसे अपने बिल के साथ लगा लेता था और इसी वजह से उस बिल को निकालने में मदद मिली। उस बिल से ये पता चला कि ये शर्ट किसी बेनेट रिबेलो नाम की एक आदमी ने सिलवाई थी। बट सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि उस बिल पर उसका ना ही फोन नंबर था और ना ही उसका एड्रेस था और इस तरह से एक अहम सुराग तो मिला, लेकिन वो भी पूरा उलझा हुआ। अब ये बेनेट रिबेलो कौन था और कहां का था, ये पुलिस को पता नहीं चल पाया और इसीलिए पुलिस का हाथ वहां से खाली लौटा। लेकिन जांच अभी यहाँ रुकी नहीं थी। अब जैसे कि यह बात साल 2019 की है और आप ये अच्छी तरह से जानते हैं कि ये जमाना सोशल मीडिया का है और इसीलिए पुलिस ने अब इंटरनेट और सोशल मीडिया का सहारा लिया। पुलिस ने सबसे पहले फेसबुक पर इस नाम को सर्च करना शुरू किया, इस उम्मीद पर कि शायद फेसबुक पर इस नाम की कोई आईडी मिल जाए। पुलिस को इस नाम के काफी सारे यूजर्स मिले, जिसके बाद पुलिस ने एक एक के पोस्ट को अच्छी तरह से खंगालना शुरू किया और तभी इसी बीच पुलिस को बेनेट रिबेलो नाम की एक प्रोफाइल नजर आती है। उस शख्स की कद काठी और कई सारे पोस्ट में हाफ शर्ट और टी शर्ट पहनने से उसका हाथ साफ साफ दिख रहा था, जिससे ये अंदाजा लगाया गया कि ये वही व्यक्ति हो सकता है। उस व्यक्ति के 50 से ज्यादा पोस्ट देखने के बाद पुलिस को आखिरकार सुराग मिल ही जाता है। असल में एक पोस्ट में वो शख्स ठीक वैसा ही स्वेटर पहना हुआ था जैसे कि उस सूटकेस में मिला था। उस शख्स का नाम बेनेट रिबेलो ही था, लेकिन यह पेशे से एक म्यूजिशियन था। लेकिन जब उस फेसबुक आईडी को और अच्छे से एक्सप्लोर किया गया तो पुलिस को एक सुराग और हाथ लगा। उसी आईडी पर एक पोस्ट किया गया था जिसमें वह अपना एक आईडी कार्ड डाला हुआ था। उस आईडी पर एक पार्टी का कार्यकर्ता होने का दावा करते हुए उसने अपना पता और फोन नंबर भी लिखा था। अब पुलिस तुरंत ही उस नंबर पे कॉल करती है। कॉल करने पर जब वह नंबर बंद आता है तो इसी प्रोफाइल और सूटकेस मर्डर के बीच करीबी रिश्ता होने का वह दावा करती है। अब पुलिस उस कार्ड पर लिखे एड्रेस पर पहुंचती है जो कि सांता क्रूज ईस्ट के कलीना विलेज में था, लेकिन वहां पहुंचने पर घर पर ताला लगा था। अब जैसे जैसे पुलिस को इस केस में लगातार अड़चने मिल रही थी, ठीक वैसे वैसे ही पुलिस कातिल के करीब पहुंच रही थी। घर पर ताला लगा देखकर पुलिस ने उसके आसपास के लोगों से पूछताछ किया, जिसमें पुलिस ने उस फेसबुक फोटो को लोगों को दिखाकर पूछा तो ये पता चला कि बेनेट रिबेलो इसी घर में रहा करते हैं, लेकिन वे कई दिनों से दिखाई नहीं दिए हैं। पड़ोसियों ने ये भी बताया कि उनकी एक गोद ली हुई बेटी भी है जिसका नाम आराध्या पाटिल उर्फ रिया बेनेट रिबेलो है और वो भी कई दिनों से दिखाई नहीं दे रही है। अब पुलिस को यहाँ आकर इस केस में एक और नया आदमी मिल जाता है। पड़ोसियों से पूछने पर यह पता चला कि उसकी बेटी की उम्र करीब 18-19 साल है। रिया को काफी समय पहले बेनेट रिबेलो ने सड़क किनारे मजबूर हालत में देखकर गोद लिया था और उसके लिए बकायदा कानूनी तौर पर कागजात भी बनवाए थे। अब पुलिस उस लड़की के तलाश में जुट जाती है, लेकिन सुराग नहीं मिलने पर पुलिस कानूनी तौर पर बेनेट रिबेलो का घर का ताला तोड़कर उसके घर की तलाशी लेना शुरू कर देते हैं। उस दौरान काफी खोजबीन करने के बाद रिया का नंबर मिलता है और साथ ही साथ उसकी एक नोटबुक भी मिलती है। अब इस नोटबुक को पढ़ने के बाद पुलिस को जो शक और संदेह था वो यकीन में बदल गया। अब पुलिस वो डायरी पढ़कर ये समझ गई कि कातिल कोई और नहीं बल्कि वह गोद ली हुई बेटी ही है। लेकिन जब तक कातिल आंखों के सामने ना आ जाए और वह अपने आप से अपनी गुनाह कबूल ना कर ले या फिर कोई पुख्ता सबूत ना मिल जाए, तब तक शक वाकई में मुट्ठी में बंद रेत की तरह होता है। जब तक मुट्ठी बंद तब तक रेत सेफ होता है और मुट्ठी की पकड़ ढीली होने पर रेत बिखर जाता है। ठीक वैसे ही ये शक अभी शक में ही था, लेकिन इसके साथ साथ कई सवाल भी था, क्योंकि जो बेटी अपनी डायरी में ये लिखती है कि पापा आपने मुझे रहने के लिए घर में जगह दी और अपनों के जैसे परवरिश की, तो आखिर में गोद ली हुई बेटी का जो पिता सहारा बना हुआ था उसी का वो गला कैसे घुट सकती है।
ये सवाल भी पुलिस को उलझाई हुई थी। अब तक रिया का फोन नंबर पुलिस को मिल चुका था और इसीलिए पुलिस ने उसके नंबर को ट्रेस करना शुरू कर दिया और कोइंसिडेंटली पुलिस को रिया के फोन का लोकेशन भी मिल गया। ये लोकेशन थी मुंबई के घाट कोपर इलाके की। लोकेशन मिलते ही पुलिस वहां पर तुरंत पहुंचती है। अब पुलिस की लक अच्छी थी कि उसी लोकेशन पर रिया मिल गई। पहले तो पुलिस को देखकर रिया घबरा जाती है। अब रिया कातिल थी या नहीं, इसी को जानने के लिए पुलिस ने उसके पिता के बारे में पूछा तो रिया ने जवाब दिया कि वो किसी काम के लिए देश से बाहर विदेश में गए हैं, इसीलिए वो अपने दोस्त के साथ आ गई थी। लेकिन पुलिस को ये पता था कि रिया झूठ बोल रही है, क्योंकि पुलिस ने रिया के घर पर एक डायरी पाया था और इसी डायरी को पढ़कर पुलिस का शक रिया पर हुआ था। फिर पुलिस ने समझाते हुए उसे उस नोटबुक को दिखाया जिसमें पिता को मारने के बारे में इमोशनल लाइनें लिखी थी। इतना सब देखते ही रिया टूट गई और इमोशनल होकर वहीं पर रोने लगी और उसने इस बात का भी कबूल किया कि उसने ही अपने पिता का खून किया है और रोते रोते मर्डर का पूरा कहानी ही बता दिया। उसने बताया कि इस पूरी कहानी में उसका एक दोस्त भी शामिल था जो उम्र में रिया से छोटा था। उसका उम्र करीब 16 साल का था और उससे इसका 4 महीने पहले ही मुलाकात हुई थी जब रिया सिद्धि विनायक मंदिर घूमने गई थी। तभी मंदिर में ही उसकी उससे मुलाकात हुई और फिर दोनों ने एक दूसरे का नंबर ले लिया था। इसके बाद वे दोनों रोजाना बातें करने लगे और सबसे पहले वे एक अच्छे दोस्त बने और न जाने कब ये दोस्ती एक प्यार में बदल गया। अब तक वे दोनों एक दूसरे को चाहने लगे थे। इस दौरान रिया ने अपने दोस्त से वो बात बताई जो काफी समय से छुपा रही थी। उसने बताया कि वे जिस रिबेलो के पास रहते हैं वे उसके सगे पिता नहीं हैं। उन्होंने मुझको गोद लिया है। रिबेलो एक अच्छा म्यूजिशियन था और साथ ही साथ वो म्यूजिक का एक टीचर भी था। रिबेलो की 2 शादियां हुई थी और दोनों से वे अलग रहने लगा था, जिसके बाद वह मुझे गोद लेकर एक कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कराया था जिसमें उन्होंने हमारे पढ़ाई से लेकर खाने पीने तक और हर एक जरूरत की जिम्मेदारी ली थी। लेकिन धीरे धीरे समय बीतता गया और वे हमारा यौन शोषण करने लगे। वो मुझे अक्सर सेक्सुअली असॉल्ट करने लगे। ये बातें सुनकर रिया का दोस्त काफी गुस्से में आ गया और उसने बेनेट रिबेलो को रास्ते से हटाने का साजिश किया। रिया ने पुलिस को बताया कि उसके दोस्त और मैंने मिलकर 23 नवंबर 2019 को ही बेनेट को मारने की प्लानिंग बनाई थी, लेकिन किसी वजह से उसको अंजाम नहीं दे सके। उसके बाद 26 नवंबर 2019 को ही मेरा दोस्त बेनेट के घर पहले ही आ गया था। बेनेट जब शाम को घर लौटा तो उससे पहले मेरे दोस्त ने हमारे दिलो दिमाग में उसके हरकतों को लेकर इतना गुस्सा भर दिया था कि उसको सामने देखते ही मैंने थप्पड़ मार दिया। गुस्से में चीखी चिल्लाई और फिर पूछा कि उसने मेरी जिंदगी के साथ ऐसा क्यों किया, एक पिता की तरह उसने क्यों नहीं पेश किया। रिया को इतने गुस्से में देखकर बेनेट समझ गया कि वो अपने दोस्त के बातों में आकर ये सब कह रही है और इसीलिए बेनेट ने घर में पड़े गिटार उठाया और उस लड़की को मारने के लिए आगे बढ़ा। तभी रिया ने पीछे से डंडे से एक तेज हमला उसके सर पर कर दिया। इसके बाद कई और लगातार हमला करके उन दोनों ने पीट पीट कर बेनेट को बेहोश कर दिया और फिर बेनेट को लेकर किचन में गए और वहां पर देखा कि अभी इसकी सांसें चल रही हैं। इसके बाद उन दोनों ने मच्छर मारने वाले स्प्रे को बेनेट के मुंह पर पूरा का पूरा डाल दिया और फिर चाकू मारकर मौत के घाट उतार दिया। बेनेट को मारने के बाद उसके लाश को बाथरूम में ले गए और वहीं पर पूरी रात छोड़ दिया ताकि शरीर से पूरा खून निकल जाए। इसके बाद अगले दिन 27 नवंबर 2019 को मार्केट से तेज धार वाला 4 चाकू खरीद कर लेकर आए और इसी चाकू से बेनेट के शव को कई टुकड़ों में काट दिए और तब जाकर फिर से उन्होंने मार्केट से सूटकेस और बड़ी बड़ी पॉलीथीन खरीदे। उसके बाद उस बेनेट को एक हाथ, एक पैर और उसके प्राइवेट पार्ट को काट कर उस सूटकेस में कर दिया, बट इसमें से अभी भी थोड़ा सा खून निकल रहा था। इसीलिए बेनेट के शर्ट और पैंट के साथ साथ एक लाल रंग का स्वेटर भी उस सूटकेस में डाल दिया ताकि खून उसी में सूख जाए और कटे हुए हाथ पैर भी ना दिखे। बाकी शरीर के धड़ और दूसरे कटे हुए हिस्से को एक पॉलीथीन बैग में पैक कर दिया। इसके बाद रात होते ही पास ही में बहने वाली मीठी नदी में अलग अलग जगहों पर बहा दिया। अब पूरी कहानी सुनने के बाद पुलिस भी हैरान हो गई थी। इस केस में पुलिस ने आरोपी लड़के को बाल सुधार गृह भेज दिया क्योंकि उसकी उम्र केवल 16 साल की ही थी।
जबकि रिया को जेल भेजा गया क्योंकि उसकी उम्र 19 साल की थी। इस केस के बाद पुलिस ने ये कहा कि अगर दोनों हत्या के बाद बेनेट के शर्ट और लाल स्वेटर को उस सूटकेस में नहीं डाला होता तो शायद ये कत्ल का राज हमेशा के लिए दफन हो जाता। आई होप दोस्तों ये डॉक्यूमेंट्री आपको पसंद आई होगी।